नमस्ते, गुड इवनिंग। मैं समीर महेंद्र मैं समीर महेंद्र का आपका बेस्ट एजुकेशन के माध्यम से स्वागत करता हूँ। इसके हमने जो आधुनिक भारत की यह एक सीरीज चला रखी है चला रखी है तो उसका आज ये उसका आज ये चौथा पार्ट है। चौथा पार्ट है, यानी कि चौथा टॉपिक है कि पहले टॉपिक में कैसे हमने पढ़ा था कि ब्रिटिशों का आगमन भारत में कैसे होता। 1602 में पे दो से लेकर क्यों 1757 तक कुल मिलाकर 153 वर्ष ब्रिटिश जो थे वो केवल व्यापार ही करते थे, लेकिन उनको पता चलता है कि भारत में एकता नाम की कोई चीज है ही नहीं। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद तो वो जो हमारे सभी शासक जो थे वो आपस में ही आपस में ही लड़ते रहते हैं। तो इसके बाद जो जो है वो सब अच्छे से अच्छे से नोटिस करते हैं। तो हम उनका जो है तकरीबन 1742 के बाद वो अंग्रेजों का मोटिव चेंज हो जाता है कि भारत की राजनीतिक भारत की राजनीतिक स्थिति थी देखकर उनका जो वो माइंड से जो वो चेंज हो जाते हैं भारत के प्रति। अब वो भारत से केवल व्यापार नहीं करना चाहते, भारत में केवल वो फैक्ट्री भी नहीं प्रस्तावित करना चाहते थे। अब वो भारत में भारत से सीधे भारत पर शासन करना चाहते थे। हमने देखा कि प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद यानी कि प्लासी और बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की जीत होती है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो पावर में आ चुकी थी। इसके बाद 1700
संसद में अंग्रेजों की लालसा खत्म ही नहीं हो रही थी, तो उन्होंने द्वैत शासन प्रणाली का लागू किया था। और इसके बाद वो गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स के रिफॉर्म्स भी हमने देखे कि कैसे उन्होंने भारत में रिफॉर्म्स किए। और फिर हम देखते हैं, आज हम एंग्लो मैथुन के बारे में बात करेंगे। एंग्लो मैथुन क्या कारण है, ये आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। केवल आप ये वीडियो देखते रहिए, इसे स्किप मत करिए। सबसे पहले एक सबसे पहले तो यह कारण था कि एंग्लो मैथुन वो जो थे वो मैथुन का जो शासक था हैदर और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है वो पहले पूर्व का भारत की पूर्वीय क्षेत्र पर जो वो अपनी सत्ता प्रस्थापित कर दी थी। इसके बाद उन्होंने अपना मोर्चा दक्षिण की ओर बढ़ाने की एंग्लो मैंने की मैसूर की ओर बढ़ा था, क्योंकि मराठे अभी यानी कि पेशवा जो थे वो काफी मजबूत थे, वो काफी स्ट्रॉन्ग थे। अभी पंजाब भी पंजाब की शासक महाराजा रणजीत सिंह भी मजबूत स्थिति में थे, वो भी मजबूत स्थिति में थे, क्योंकि अब तक उनसे आने थे, उनको डर लग रहा था कि कहीं हम उन पर अटैक कर देंगे। तो भारत हम उन पर अटैक कर देंगे। तो हमें भारत छोड़ना पड़ेगा। तो उसके कारण वो भारत में जो है वो शायद मराठा और सिखों पर आक्रमण अभी तक उन्होंने नहीं किया, केवल दक्षिण पर वो आक्रमण करने के लिए वो सोच रहे थे, वो विचार कर रहे थे कि
हमने वो पहले दक्षिण में आक्रमण करेंगे, फिर बाद में हम मराठों पर आक्रमण करेंगे, फिर उसके बाद में जो है वो हम सिखों पर आक्रमण करेंगे। तो हमारे ही लोग उनके गुलाम बनने के कारण बन गए थे। आज हम देखते हैं भारत में गद्दारी और मक्कारी ज्यादा है। पहले भी थी, आज भी है। आज भी कई ऐसे गद्दार हैं जो देश को धर्म के नाम पर बांटना चाहते। कई ऐसे मक्कार है को जो देश को जाति के नाम पर बांटना चाहते हैं। तो वो पहले से भी मुगल भी इसी के कल मुगल आए थे भारत में और उन्होंने भी इस्लाम को फैलाया था। इसके कारण मुझे भी इन्होंने भी भारत में ईसाई धर्म को फैलाया था। न केवल इन्होंने भारत पर शासन करना भारत पर इन्होंने न केवल शासन करना चाहा बल्कि इनकी मंशा थी कि भारत में ईसाई धर्म का प्रचार हो। तो देखते हैदर अली जो था वो मैसूर का शासक था। उसे पता था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो मेरे पर आक्रमण करने वाली। उसने पहले से ही तैयारी कर रखी थी, पुख्ता तैयारी की थी। उसने उसने जो हम जिंदगी गुजरने वो शस्त्रागार बनाया था और इसमें जो वो जो थे वो फ्रेंच जो थे वो इसको सपोर्ट कर रहे थे। फ्रेंच व्यापारी जो भारत आए थे उनका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों के साथ बनता नहीं था। वो इसके कारण वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सपोर्ट करने के बजाय मैसूर के शासक को सपोर्ट करते थे। उनका उनकी इच्छा थी कि भारत में जो भारत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है वो कमजोर हो, वो निष्क्रिय
हो तो उसके कारण उस दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। हैदर अली को उन्होंने उसे बाकायदा उन्होंने फिर और फिर सैनिक उनके सैनिकों को उसने अब सैनिक प्रशिक्षण भी दिलवा रखा था और मैं और इसके क्या कारण सबसे महत्वपूर्ण कारण जो था वो प्रिंचू का हैदर अली को सपोर्ट प्रिंस हैदर अली को बहुत सपोर्ट कर रहे थे और दूसरा कारण जो था वो व्यापारिक कारण था जैसे कि वहाँ की कृषि बहुत बढ़िया थी मैसूर की कृषि बहुत बढ़िया थी और मैसूर एक समृद्ध प्रांत था वहाँ की जमीन काफी उपजाऊ थी इसके बाद तीसरा काम जो था वो वहाँ पर जो रेशम का व्यापार काफी बढ़िया था यानी ये वहाँ पे जो रेशम था वो काफी पर्याप्त मात्रा में मिलता था और बेचा जाता था हाँ चौथा कारण बताया जाता है कि उसने ब्रिटिशों के हैदर अली के हैदर अली ने ब्रिटिशों के ब्रिटिशों की शस्त्रागार पर आक्रमण किया जिससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले भड़क गए थे इसके बाद पांचवा कारण था कि जो एक निजाम का भाई था जिसका नाम अहमद अली था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्य करता था मतलब वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर वो कार्य करता था और इसके बाद वो सबसे प्रमुख कारण था वो युद्ध का सबसे तात्कालिक कारण था क्योंकि वो युद्ध था वो हैदर अली ने जो है वो
हैदर अली ने जो है वो हैदर अली ने जो है वो आधुनिक शस्त्रागार बना रखा था। ये जगह थी जिसका नाम था डिंडीगुल। डिंडीगुल में हैदर अली ने एक शस्त्रागार बना रखा था, क्योंकि ब्रिटिशरों को डर लग रहा था कि ब्रिटिशर आगे हम पर अभी हमला बोलेंगे या युद्ध 17 में हुआ, और इस युद्ध का परिणाम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हार हुई थी और मैसूर का जो शासक था वो जीत गया था। और इसके तहत एक संधि की जाती 1769 में तकरीबन 2 साल तक ये युद्ध जो है वो तकरीबन 2 साल तक चला था। और 1763 से लेकर 1769 तक और संधि की शर्त थी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो अब जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो मैसूर पर कभी भी आक्रमण नहीं करेगी। और जब मराठों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर आक्रमण किया तो मराठों तो के तो मैसूर के बचाव के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आगे आएगी। लेकिन मेरा भी व्यक्तिगत मानना है कि इस युद्ध में जो है वो मराठा पे मराठे जो थे उनको मैसूर को सपोर्ट करना चाहिए था। और क्यों सपोर्ट करना चाहिए था, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया अगर वो मराठे मैसूर को अगर सपोर्ट करते थे, मैसूर को अगर वो सहायता करते थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की कंपनी के खिलाफ, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया तो अंग्रेज भारत से उस समय भी चले जाते थे। तो फिर मराठे और फिर और मैसूर का शासक हैदर अली तीनों ने मिलकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर अगर संयुक्त मोर्चे पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर अगर आक्रमण किया होता तो अंग्रेज भी भाग जाते यहाँ से। और बाद में जो मुसलमानों पर भी विजय पाना काफी आसान हो जाता था।
यानी कि बाद में माधव एवं पेशवा जो थे वो बाद में मैसूर पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से भगाने के बाद जो है वो मराठा शासक मतलब पेशवा जो जो थे उनको वो मैसूर को भी हथियार लेते थे और तभी भारत एक पूरी तरीके से सनातनी और, और हिंदू राष्ट्र बनता मेरा मानना यह है। ये कोई इसमें कोई धोना नहीं क्योंकि मोहम्मद गौरी के समय पर भी वही हुआ था कि जो है वो हम पृथ्वीराज चौहान ने उसको मार दिया। नहीं था उनको पृथ्वीराज चौहान ने जो है वो दया की थी उसमें वो पृथ्वीराज चौहान जो है वो उसको मार डालता था। तो भारत में इस्लाम का भारत में प्रचार नहीं होता था। इस्लाम तो कब का भारत में जा चुका होता था। इस वीडियो में बस इतना ही। राम राम।